अरे 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 हवाला किसने बोला अभी नहीं चल रहा? हवाला तो बहुत चल रहा है। एक्चुअली में डब्बा ट्रेडिंग का वॉल्यूम इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो इनके पास इतनी पोलें हैं, कहीं लिस्ट पब्लिश कर देंगे, एनोनिमस मेल करके मिनिस्ट्री को भेज देंगे और सारे चिट्ठे निकल जाएंगे कि भैया हर चीज़ इतनी क्लीन नहीं होती, हर बड़ी पर्सनैलिटी उतनी सीधी नहीं होती। बिल्कुल, हाथ तो सबके गंदे। अंगाड़िया सर्विसेज चलती है, एक ट्रेन चलती है हमारे देश में जो कि आज भी हर दिन वहाँ पर 2 से 3 करोड़ का धंधा होता है हर दिन। एक ट्रेन में आज भी चलती है। बोले बॉलीवुड कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता। सर चलो दुगड़ा समझ आ गया, आप क्यों नहीं बोल सकता? आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े शौक होते हैं, 6-6 करोड़ की पेंटिंग खरीद लेते हैं। यॉट के साथ मेगा यॉट्स जाती हैं, बड़ी बड़ी यॉट्स होती हैं, 1500-2000 करोड़ की यॉट्स रहती हैं। ये लगातार जीतता है और इसने शुरुआत करी हुई थी, अगर INR के हिसाब से बताएं तो 4 लाख रुपए से शुरुआत करी थी, ठीक है। और ये टेबल से उठता है 400 करोड़ बना। तो अभी जो गिरा है तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और लोगों के पैंट तक निकल जाएगी, हालत टाइट हो जाएगी। टैक्स तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, तभी तो देखो हमारे देश में ट्रेडिंग में डब्बा ट्रेडिंग इतना क्यों चल रहा है। सिंपल सी बात है। आज भी कहा जाता है कि स्विस बैंक की एक लिस्ट लीक हुई थी जिसमें कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारे देश के और सेकेंड नंबर पे आज भी हर्षद मेहता का नाम है। रुमाल से घोट देते थे, इतने स्किल्ड रहते थे, निंजा जैसे रहते थे, खत्म ही हो घोट देते थे और गाड़ देते थे और उसके ऊपर बैम्बू ट्रीज और इस तरह के पेड़ लगा देते थे ताकि मांस को सूंघ के जंगली जानवर भी आके उधर नहीं आ सकते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जी। भारतीय बाजार को अब मैं इसमें जोड़ के बताऊंगा, अब लोगों के दिमाग हिल जाएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे बीच अभिषेक कर आ चुके हैं और आज बातें होंगी कुछ हटके। हवाला से लेके स्विस अकाउंट से लेके टैक्सेशन से लेके डब्बा ट्रेडिंग और बॉलीवुड और पाकिस्तान का क्या लिंक है यहाँ पे, चलिए जानेंगे सब। पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार अभिषेक भाई, पीजिए कॉफी लेती रहिए। अरे नमस्ते ऑर्गेनिक नमस्ते। पॉडकास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो रोज का हो गया। अब तो रोज का हो गया है। एंड एज यू नो दिस वाज नॉट इंटेंडेड, ये पॉडकास्ट प्लान्ड ही नहीं था, बट सीइंग द मार्केट मुझे लगा ये थोड़ा जानना जरूरी है लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम में। बिल्कुल कि मार्केट या उसके आसपास की चीजें कैसे रन होती हैं, क्या होता है। हर चीज इतनी सिंपल नहीं होती, हर चीज इतनी क्लीन नहीं होती, हर बड़ी पर्सनैलिटी उतनी सीधी नहीं होती। हाँ वाह, तो शायराना अंदाज हो गया है। बिल्कुल, बट बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी। हम सब जिनको इतना बड़ा आइडल मानते हैं वो भी उतने अच्छे शायद नहीं होते। बिल्कुल, हाथ तो सबके गंदे। हाथ तो सबके गंदे हैं, मैले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मेरे ख्याल से तरीके बचे ही नहीं है, क्योंकि पहले तो चलो हम सुनते थे भाई ऐसे हवाला कर लिया, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग हो अरे गई। अरे अरे हवाला किसने बोला अभी नहीं चल रहा? हवाला तो बहुत चल रहा है अभी बिल्कुल। देखो पहले बिकॉज आपने इधर बात छेड़ी है तो पहले तो ये समझ लेते हैं ये हवाला सिस्टम होता क्या है, थोड़ा ठीक है, ब्रीफली समझते हैं, जिनको शायद ना पता हो उनको बता दें। तो एक्चुअली जब यूरोप और चाइना ये सब जब सिल्क रूट से जब इनके बीच में ट्रेड होता था तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई है। उन्होंने प्लानिंग ये बताई कि यार प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमें जब ट्रेड करना रहता है और जब हम पैसे देने की बारी आती है या सोना देने की बारी आती है तब ऊँट पे बैठ के हम सामान लेके जाते हैं, रात को अचानक से गुंडे आ जाते हैं, अच्छा डाकू आ जाते हैं। पुरानी मूवीज में देखा ना, डाकू आ जाते हैं और वो लूट पाट करके ले जाते हैं सारा सामान, मेनली पैसा ले जाते हैं, सोना ले जाते हैं। तो लोग बोले यार बड़ी परेशानी हो रही है यार, तो पैसा वैसा ले जा रहे हैं, बड़ा बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, क्या करें क्या करें। तो डिसीजन ये लिया गया कि कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। तो सिल्क रूट के टाइम पे, मतलब आप सोचो 500-600 साल पहले भी अगर चले जाओ, उस समय पे भी एक तरीका था, लेकिन इस समय पे डिसाइड किया गया कि एक तरीका करेंगे, हम करेंगे हवाला। अच्छा, तो हवाले को अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि सिल्क रूट में क्या होता था। ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। भानु कह रहा है कि भानु को अभिषेक भाई को गिफ्ट देना है 10 करोड़ का पैसा, ठीक है ना, तो जो आराम से वो दे सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर 10 करोड़ आपको देना है, हाँ। अब आपके पास 2 तरीके हैं। आप कर दो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इनकम टैक्स अथॉरिटी की नज़र तो पड़ेगी, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो गया। आपने तो काफ़ी वीडियोस ऐसी रील्स पे बनाते ही रहते हो, ये रिपोर्टिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी, टैक्स भरना पड़ेगा, दुनिया भर की चीज़ें मान लेंगे मेरे से। बिल्कुल कि भाई इतना अचानक 2-3 करोड़ तो हम ही दे दे। बिल्कुल एग्जैक्टली। दूसरा तरीका ये होगा कि भानु बोलता है कि अच्छा अभिषेक भाई अभी पुणे में बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, और मैं दिल्ली में बैठा हूँ। भानु बोलेगा कि एक काम करता हूँ, मैं ये 10 करोड़ रुपए पहुँचाता हूँ बिना पैसे के ट्रांजैक्शन की। कैसे? मैं बोलूँगा एक हवाला ऑपरेटर को जो कि बैठा है पुणे में कि भाई अभिषेक भाई आपके पास आने वाले हैं। अभिषेक भाई अगर ये कोड बोलें कि मुर्गी की आंख, बकरी का पैर, 1 2 3 1 2 3, ऐसा कोड कुछ भी बना दिया अजीब सा, ठीक है, और एक नोट अगर आप दिखाएंगे
तो आप वहां से डायरेक्ट अभिषेक भाई को 10 करोड़ रुपए दे देंगे कैश नगद दे दोगे। ये 10 करोड़ रुपए उसके पास कैसे आए? कैसे? आपके पास जो कैश है आप कहीं पे कैरी करके दूर 7 समुंदर पार नहीं जा रहे हो। आप अपना कैश आपके हवाला ऑपरेटर जो कहाँ दिल्ली में बैठा है आप उसको थ्रू दे रहे हो। अब ये हवाले वाले को क्या मिलता है? कमीशन मिल जाता है 1%, 2%। तो बेसिकली ट्रस्ट ही नींव है इस पूरे हवाले सिस्टम की। कहीं पे लिखा पढ़ी नहीं हो रही है, कहीं पे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा कहीं है, आप केस नहीं कर सकते कहीं जाके। केस नहीं, कहीं ट्रेल नहीं छोड़ा गया है। हाँ। तो यहां पर भानु ने अपना पैसा बिना अपने आप को ना प्लेन में, ना ट्रेन में, ना बस में, ना कार में ट्रैवल किया, सारे रिस्क एलिमिनेट कर दिए हैं। हवाला ऑपरेटर ने अपना काम भी कर दिया, कट भी अपना लोगों ने ले लिया और ये चीज सेटल हो गई। टेक्निकल टर्म में वैसे होता और बड़ा है, बट एक बेसिक इंसान को समझाने के लिए ये हो गया हवाला सिस्टम, जो कि मेरे लिए भी इजी हो गया, उसके लिए भी कमाई होगी और आपको भी पैसा सबके लिए हो गया। तो सिल्क रूट से इस चीज का निर्माण हुआ था। तो बेसिकली ये हवाला सिस्टम एक बहुत बड़ा लूप होल है। इनफैक्ट एक व्यक्ति हैं, एक पॉलिटिशियन है, लेट पीपल गेस द नेम इन द कमेंट सेक्शन, और काफ़ी बोल्डली ब्लंटली वो बहुत बार अपने स्टेटमेंट देते हैं अराउंड रूलिंग पार्टी भी देते हैं, जनरल भी देते हैं। तो उन्होंने एक करीब आज से 7-8 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि भाई सबसे ज़्यादा अरबपति का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हवाला सिस्टम से हो रहा है, ठीक है। उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोले बॉलीवुड कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता आज भी, और उसका रीजन उन्होंने वो गजब बताया। सर चलो दाऊद गढ़ाई समझ आ गया, अब क्यों नहीं बोल नहीं, सकता? हाँ, नहीं उस रीजन नहीं है, हवाला इज द रीजन। अब वो इंटरेस्टिंग है, अब ये सुनो। ओके। तो उन्होंने, अब मीडिया ने बोला बोले ये क्या स्टेटमेंट है। तो अच्छा, आपने एक नोटिस करा होगा कि बॉलीवुड यूजुअली जब भी पाकिस्तान की बात आती है, चाहे वो गलत कर रहे हैं तो चुप रहते हैं, अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल हाँ भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को भी पाकिस्तान से काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जी। लेकिन ये पॉलिटिशियन ये स्टेटमेंट इसलिए दी थी क्योंकि इन्होंने कहा कि बॉलीवुड का बहुत सारा ट्रांजैक्शन आज के समय में कैश पे होता है। ये कैश जाता है दुबई, इसलिए आप देखोगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कभी ना कभी स्टोरी आपको दुबई में दिखती है। दुबई में ये अपना हवाला है के थ्रू, इधर है जो हवाला उधर के हवाला, जैसे मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताया, क्योंकि करेंसी आपको लेके भी नहीं जाना है, इधर ही हो गया, वो उनका ऑपरेटर उधर बैठा है, उधर वो उनका मैक्सिमम ब्लैक टू वाइट, वाइट टू ब्लैक हो रहा है, वहां से शेल कंपनी बनाते हैं और वापस पैसा ले लेते हैं, 30% टैक्स भर देते हैं, ठीक है। काला ही धन है, वैसे भी अनअकाउंटेबल है, टैक्स भर के इसको वापस ले आओ यहाँ पर, सिंपल सा। तो वो बताया कि भाई उधर जो हवाला दुबई में ऑपरेट कर रहे हैं, इनके जो हवाला ऑपरेट करते हैं वो दुबई से पाकिस्तानी लोग ही ऑपरेट करते हैं, और ये पाकिस्तानी लोग जो हैं ये आर कंट्रोल्ड बाय 2 entities, one is दाऊद which you guessed it right, and there is one more which I am leaving for people. तो पॉलिटिशियन का ये कहना है कि अगर बॉलीवुड कुछ भी इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दे तो इनके पास इतनी पोलें हैं, कहीं लिस्ट पब्लिश कर देंगे, एनोनिमस मेल करके मिनिस्ट्री को भेज देंगे और सारे चिट्ठे निकल जाएंगे कि भैया ये बड़े एक्टर के 2000 करोड़ काला धन इधर है, ये तो थू तो होगी, सारा पैसा भी ले लेंगे, जेल में अलग भर देंगे। इस चक्कर में दे कांड से तो हवाला वहां पर भी चलता है। अच्छा, हवाला का सबसे ज्यादा पैसा फिर बाद में रूट होके, अब आप सोच रहे हो कि चलो ये तो बॉलीवुड वाले हो गए। हाँ। दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा जो बोलते हैं काला धन हमारे देश का है वो है स्विस बैंक में, सब बोलते हैं ना, स्विस बैंक में लाखों अरबों करोड़ों रुपए हैं। आज भी कहा जाता है कि स्विस बैंक की एक लिस्ट लीक हुई थी जिसमें कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारे देश के एक पॉलिटिकल पार्टी के ही कुछ लोगों का, और सेकंड नंबर पे आज भी हर्षद मेहता का नाम है उधर। मतलब हर्षद मेहता ने कितना कमाया होगा और कितना पैसा आज भी उधर है, आप सोचो। इंडियन अभी भी, हाँ, अभी भी हर्षद मेहता का सबसे ज़्यादा पैसा सेकंड नंबर पे है वहाँ पर स्विस लिस्ट में। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सवाल ये उठता है कि स्विस वाले इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं भाई, धंधली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्विस के तो मजे ही मजे हैं। पहली बात तो एक ट्रीटी साइंड है, तो उससे क्या होता है कि भाई एनडीए टाइप होता है ना, नॉन डिस्क्लोजर। तो हमारे इधर दे दिया तो भैया हम कुछ नहीं बताएंगे, बस उसके कुछ क्लॉज हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कुछ हो गया, प्रूव हो गया कि टेररिज्म फंड हो रहा है, तो फिर हमको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है। तो पहली सेफ्टी है। दूसरे, स्विस वाले बड़े खुश हैं। क्यों? हमारे इधर के बहुत बड़े उद्योगपति, एक उद्योगपति हैं जिनकी संपत्ति शायद 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, उनका मैक्सिमम पैसा 40,000 करोड़ से कई गुना ज़्यादा पैसा स्विस बैंक में है, लेकिन वो आराम की नींद सोते हैं। क्यों? उसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उनको पता है स्विस वाले कभी उनका नाम ही नहीं लेंगे। पहला, क्योंकि स्विस के पास जब डिपॉजिट आता है उसका 2% का कमीशन मिल गया, 2% कट, उतने में खुश, पहली चीज़। बट दूसरा भी है, वो ये सारा पैसा
मान लो 40,000 करोड़ वाले का 80,000 करोड़ हो रहा है, वो 80,000 करोड़ रुपए स्विस वाले कहाँ पर पैसा डाल रहे हैं? लैंड करेंगे नहीं, वो लैंड नहीं कर रहे, वो अमेरिकन बॉन्ड्स में लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है अमेरिका की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बॉन्ड सबसे सेफ है, वहां से वो 4% और कमाते हैं, वो रिस्क लैंडिंग की लेना ही नहीं चाहते डिफॉल्ट वाली। तो 4% उधर, 2% इधर, बिना कुछ किए 6% इन। और महाराज अगर किसी ने कभी स्विस को बहुत ज्यादा दे भी दिया, मान लो कल हमारी रूलिंग पार्टी खड़ी होगी इसके आगे कि 2 नहीं कर सकते, अगर उन्होंने दे दिया उनकी तो पूरी इकोनॉमी अमेरिका गिर जाएगा, तो अगर उनकी बॉन्ड ही सब वही है। एग्जैक्टली, और वो ट्रीटी साइंड है। तो बड़े लोग ना सारा इत्तेहान से, तभी आप किससे सुनते होंगे कि किसी कंपनी का केमन आइलैंड से पैसा आ रहा है, कि देश इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज भारतीय बाजार को मैं इसमें जोड़ के बताऊंगा, अब लोगों के दिमाग हिल जाएंगे। आप अगर देखोगे तो अक्टूबर 2024 में रिकॉर्ड सेलिंग हुई है FIIs द्वारा, जो 2020 में भी नहीं है, 2008 में भी नहीं हुई, उसके बाद भी हमारा बाजार गिरा नहीं। हाँ, इसकी बहुत ट्वीट डले थे कि अब इंडियन मार्केट स्ट्रांग हो गई है। वो कुछ है, ऐसा नहीं है। अब इस चीज को समझो, जो पैसा इन्हीं भारतीय उद्योगपतियों का था, उसको प्रॉफिट बना के निकाला गया। कैसे समझते हैं? वो हमारा ही पैसा था। आप समझिए, ये यही तो ट्विस्ट है। अब लोग इसमें सोचेंगे और क्या बोल रहा है, बट जिस अगर कुछ भी समझ में आए तो लाइक करना आप लोग। तो मैं आपको एक सिंपल सा हिंट देता हूँ। अब इसको ऐसा समझो, अब आपका दिमाग ठनकेगा, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा जाता हूँ। मान लेते हैं, मैं तो किसी का नाम तो लेता ही नहीं हूँ, कोई एक उद्योगपति है। वो उद्योगपति बोलता है कि भाई बहुत सालों से कोई दूसरा उद्योगपति हमेशा आगे रहता है, मेरे को आगे जाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि भाई लेकिन मेरा काम तो 2 नंबर का ज़्यादा हो रहा है। तो वो देखता है कि 2 नंबर में मेरे पास 50,000 करोड़ है। अब मैं 50,000 करोड़ से भारतीय बाजार तो हिला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं डीमैट बनाता हूँ, पैन कार्ड जितने भी लगवा लेता हूँ, ट्रैक तो हो जाऊंगा मैं आराम से, ठीक है। केवल जो लिबर्टी थोड़े बहुत रूल्स की होती हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होती है। जैसे प्रॉमिसरी नोट पहले आया था, लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो उस समय पे क्या होता था कि भानु के पास मान लो 100 करोड़ रुपए, उसने जैसे तैसे काला धन पहुंचा दिया अगर विदेश में, तो अब गोल्डमैन सैक्स भानु के बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा 100 करोड़। लेकिन गोल्डमैन सैक्स 100 करोड़ जो इन्वेस्ट कर रहा है वो भानु के, ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। वो ऐसा जाएगा कि गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्ट कर रहा है, समझ रहे हैं? सोर्स नहीं पता चलेगा। तो अभी समझो ये 40-50 हज़ार करोड़ है और सारा 2 नंबर ही का है। तो हम कैसे, किस सिस्टम से, अभी हमने स्टार्टिंग में कौन से सिस्टम की बात करी? हवाला के थ्रू हम पहुंचाएंगे पहले बाहर जाने के बाद केमन आइलैंड्स और भी काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स हैं, वहाँ पर हम बनाएंगे शेल कंपनी। शेल कंपनी नकली कंपनी होती है जो ऑपरेशन में नहीं रहती है, बस दिखाने के लिए रहती है। और ये आइलैंड्स यहाँ बहुत प्रोमिनेंट, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे सेटअप बहुत जल्दी है ना, 12 घंटे के अंदर कंपनी सेटअप कर लो, 24 घंटे में एम्प्लॉयज दिखा दो, CEO बना दो, सब हो जाता है, ठीक है। और पूरा लीगल स्ट्रक्चर बन जाता है। हाँ, मतलब अभी हम बैठे हैं, कल सुबह तक हमारी कंपनी बन सकती है, सब हो जाएगा, वेबसाइट सब रेडी हो जाएगा, ठीक है। पैसा होना चाहिए, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। तो सिंपल सी बात है कि आप उधर गए, आप तो 50,000 करोड़ पहुंचाया धीरे धीरे करके, एक बार में ऑब्वियसली नहीं पहुंचा रहे हो। इधर से पहुंचाया, चेन्नई के हवाले से पहुंचाया, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, गुजरात, हर जगह से आपने पहुंचा दिया, उधर पहुंच गया, ठीक है। उधर पहुंचने के बाद आपने डमी अकाउंट्स बनाए, मतलब शेल कंपनीज बनाई हैं। शेल कंपनीज में आपने वहीं के एक बंदा को देखने के लिए बोल दिया कि भैया तेरे को सारे ये चीज़ संभालना है, दिखाओ कि भाई बहुत ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये वो हो रहा है। वो कंपनी को थोड़ा 2-3 साल तक पनपने दिया, उगने दिया कि हाँ कुछ हो रहा है, काम दिखा दिया, काम दिखा रहा है। वो कुछ है नहीं है, वो 1 RK की फ्लैट में बनी हुई कंपनी है, ठीक है। 1 BHK भी नहीं, 1 RK की फ्लैट है। कौन जाके देख रहा है उधर आइलैंड पे जाके, है ना। ये पूरा बना है। अब अचानक से पूरा लाइसेंस लेके भैया ये बन गया FIIs, और हमें भारत में एक कंपनी अच्छी दिखी, वो भी इसी उद्योगपति की, जिसमें हम निवेश करना चाहते हैं, जिसमें कोई अच्छा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, लेकिन बाकी बोलेंगे हम तो इधर ही करेंगे। तो ये उद्योगपति वाले का क्या हो गया, पैसा आएगा। अब पैसा बढ़ेगा कैसे? अब जस्ट इमेजिन करो, ये तो सिंपल सा इसमें कंसेप्ट तक लगाओ कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कप है, ठीक है। अब ये कप आपको मेरे के इस लेवल पे दिख रही है। अब मैं अचानक से इसके नीचे एक किताब रखूंगा, थोड़ी ऊपर हो जाएगी, एक और किताब रखूंगा, थोड़ी और ऊपर हो जाएगी, और एक मैं पूरी बंडल कर दूंगा तो ये पूरी तरीके से ऊपर चलेगा। क्या कप की हाइट बढ़ी? नहीं, लेकिन विजुअल लोगों को क्या लगेगा, अगर दूर से कब बढ़ रहा है, कब तो बढ़ रहा है, तो वो अपना ही पैसा लगा के बढ़ाओ, अपनी ही कंपनी वहां बना दी, वही थोड़ा सा और पैसा मीडिया को दे दो, थोड़ा सा और पैसा मित्रों को दे दो, थोड़ा और पैसा इधर उधर दे दो, ताकि हवा बनते रहे। ये प्रोजेक्ट आ रहे, वो प्रोजेक्ट आ रहा है, अचानक से खबरें आने लग जाएंगे, इधर से ये सैंक्शन हो गया, उधर से वो सैंक्शन हो गया। तो अब क्या हो रहा है, लेजिट वे में, क्योंकि अब तो FII इन्वेस्ट कर रही है, तो वो 50,000 करोड़ अब 5 लाख करोड़ हो गए, ठीक है, बढ़ गया 10 गुना। तो भाई अब तो खबरें, क्योंकि सोर्स तो होते ही हैं, इतना बड़ा इंसान होगा 50,000 करोड़ दे रहा है तो उसके तो सोर्स तो होंगे। भाई साहब समझ लो, इलेक्शन का समय है, पैसा चाहिए,
सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या किया जाएगा? अब वो सामने वाली पार्टी बोलेगा कि देखो अपना सारा गेम खत्म हो गया, इलेक्शन भी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया है, अब सीधे साधे निकल जाओ। वाइट भी हो गया है, जो है वापस घुमाओ, टैक्स भरो, लो, निकलो, सिंपल सी बात है। तो अब वो 50,000 का 5 लाख करोड़ भी हो गया, बेच के अचानक से, क्योंकि अचानक से प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि बाकी लोग भी घुसे पड़े हुए हैं अब तो इसमें, तो वो प्रेशर एब्जॉर्ब करा जा सकता है। इसीलिए क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इतना आगे भरोसा करके एब्सोल्युटली, क्योंकि अब DIIs के इन्वेस्टमेंट्स इतने आने लग गए वो सब देख देख के। तो सिंपल सा है, 50,000 करोड़ अगर मैं 7 लाख करोड़ पे भी रुक गया, 10 लाख करोड़ पे नहीं रुक पाया, बेचते बेचते 7 लाख करोड़, पैसे बढ़ गए मेरे, वाइट भी हो गया, वन ऑफ द रिचेस्ट भी हो गए, जो भी मतलब जैसा है, और वहाँ पे भी टिक गए। आपको गेम ही समझ में नहीं आया। हाँ। गेम पूरी तरीके से घुमा दिया गया और टैक्स भी भर दिया जाएगा। इसलिए आप कभी सोचो भानु, हमारे देश में हम इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं, इतने हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी होते हैं। ये कैसे टैक्स भरने? सही बात है, कभी सोची नहीं कभी लोग। अक्षय कुमार, आज शाहरुख खान, एग्जैक्टली, जवान अक्षय के कुमार, बाद शाहरुख, यही सब होते रह रहे हैं, सलमान, यही साउथ सब के होता आगे है। बहुत। साउथ के आगे, जबकि ये लोगों से तो 10-20 गुना हर क्वार्टर कमा रहे हैं। अरे सर ये तो नाच रहे हैं ना वहाँ जाके। मैं मेरे को नहीं पता कहाँ नाच रहे हैं, बट मुझे कुछ नहीं पता है। तो अब आप समझ रहे हो, तो पूरा तो हवाला का पूरा ये सिस्टम रहता है। हवाला आज भी प्रोमिनेंट है, आज भी है, गुजरात में सबसे ज्यादा हवाला सिस्टम चलता है। अब नए तरीके क्या है, हवाला कैसे जा रहा है पैसा? यार देखो, जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड होंगी वैसे वैसे लोगों का चीज़ें बदलेंगे। तो पहले अगर हवाला केवल नॉर्मल तरीके से जाता था, आजकल पेंटिंग्स के थ्रू भी जाता है। पेंटिंग के थ्रू? देखो, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े शौक होते हैं, 6-6 करोड़ की पेंटिंग खरीद लेते हैं। ये क्या रहता है? ये हवाले का दूसरा तरीका का पैसा है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट अमाउंट आप असर्टेन नहीं कर सकते हो। तो बात ऐसी चलती है कि भाई इधर से एक पेंटिंग जाएंगी, उधर आप लोगे, फिर उसको एक अरब वाले के साथ आप ट्रांजैक्ट कर लोगे और आपको पैसा मिल जाएगा, इस तरह से। तो पेंटिंग्स के थ्रू ये ट्रांजैक्शन हो रही है। यॉट के साथ मेगा यॉट्स जाती हैं, बड़ी बड़ी यॉट्स होती हैं, 1500-2000 करोड़ की यॉट्स रहती हैं, ये भी होती ये जाती हैं उसमें इस तरह से आपके जाते हैं, जहाँ पर इतना सुपरविजन हो, सिक्योरिटी उनके लोगों के पकड़। अंगाड़िया सर्विसेज चलती है, एक ट्रेन चलती है हमारे देश में, जो कि आज भी हर दिन वहाँ पर 2 से 3 करोड़ का धंधा होता है, हर दिन एक ट्रेन में आज भी चलती है। मतलब ये क्या क्रॉस बॉर्डर जाती है? नहीं, भारत में चल रही है इंटरनल। जो मैंने हवाला बोला, हवाला सिर्फ इंटरनेशनल थोड़ी हो रहा है। हाँ, इंटरस्टेट हवाला भी तो तो है ही। इंटरस्टेट हो रहा है। CGST ये हो बड़ा रहा नुकसान है कि भैया कोई एनर्जी कंपनी चला रहा है वर्सेस कोई टायर कंपनी चला रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, तो इन लोगों को भी तो करना पड़ेगा, पैसा घुमाना पड़ेगा। तो पॉइंट है, आप तो ग्राउंड रियलिटी गए हो, आपको क्या लगा डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या कैश में लोगों ने काम करना बंद ही कर दिया? आपको भी पता है, हमें भी पता है, पता सबको है, बोलता कोई नहीं है, है ना? पता सबको, वही छुपाते सबको ही है, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से ना ये पूरी तरीके से ये पूरा ट्रैप बना हुआ है। अच्छा, अब जस्ट बिकॉज हमने हवाला की बात करी है, तो हवाला के लेयर्स थोड़े से बदले थे। तो एक किताब लिखी गई थी, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, गाइस आप सर्च करोगे तो कमेंट्स में बताना, कुछ ठग्स करके था। ठग जो बोलते हैं ना, ठगी करते हैं। तो एक्चुअली में हवाला सिस्टम को अपग्रेड इसलिए किया गया था ये ठग्स के कारण। क्या हो रहा था, ये ठग्स लोग बड़े बेकार से लोग रहते थे। अच्छा। इनका पूरा ग्रुप रहता था। ये ठग्स लोग जाते थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, कैमल्स में लोग जाते थे और गुंडे आ जाते थे। तो ये ठग्स लोग क्या करते थे, ठग्स लोग पैसा तो लूटते थे, बट साथ में पूरी जो कैमल में जितने लोग रहते थे ना, उनके गर्दन को इससे रुमाल से घोट देते थे। इतने स्किल्ड रहते थे, निंजा जैसे रहते थे, खत्म ही हो घोट देते थे और गाड़ देते थे, और उसके ऊपर बैम्बू ट्रीज और इस तरह के पेड़ लगा देते थे, ताकि मांस को सूंघ के जंगली जानवर भी आके उधर ना जा सके। आप समझ रहे हो? कोई ढूंढ ही नहीं पाए। ये उनकी स्ट्रैटेजी रहती थी। खत्म। ये जो किताब थी वो ठग्स, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो उसमें एक जगह पे मेंशन ये भी किया गया था कि ठग्स, एक बार एक ठग को पकड़ा गया पुलिस द्वारा। अच्छा। तो उसके ऊपर आरोप लगा कि भाई 780 उसने लोगों को मारा हुआ है इसी तरह के एक जने ने। हाँ। तो वो बोला कि भाई कैसा लग रहा है? बोले साला तुमने मेरे को 1000 का रिकॉर्ड बनाना था, तुमने मेरे को रोक दिया। ये उनका एटीट्यूड था। लेकिन पॉइंट था वो ऐसे क्यों करते थे, क्योंकि उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। इसमें पौराणिक काल लगा हुआ है, छोटा सा मैं बता देता हूँ। रक्त बीज सुना है? हाँ। जिसका रक्त गिरते ही एक दूसरा वो हो जाता था। तो ये जो ठग्स थे, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, ये मानते थे माँ काली के अवतार को। ठीक है, तभी आप देखोगे वो एक मूवी थी जिसमें जय भद्रकाली गुंडे में ही करते जय भद्रकाली। हाँ, तो वो इसलिए दिखाया गया, रेफरेंस दिखाया गया, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर कोई भी शरीर का रक्त गिर जाता है, मतलब ऐसे वाला अगर हम मारते हैं या ऐसा वाला मारते हैं, या सबूत अगर कहीं पर हम छोड़ देते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी उधर से नई प्रॉब्लम आ सकती है।
तो ये माँ काली को मानते हुए कि भाई हमको वो छोड़ना ही नहीं है, तो उनने इतने स्किलफुल हो गए, उनको रात के निंजास कहते थे, इंडिया के निंजास, राजस्थानी निंजास कहते थे। वो लोग जाते थे, गला घोटते थे, गाड़ते थे, पेड़ लगाते थे, एक बूंद खून नहीं। कुछ नहीं, ठीक। ऑन स्पॉट, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स डेथ है, इतने स्किलफुल हो गए थे। तो ये इन सब के डर के चक्कर में भी हवाला सिस्टम को अपग्रेड किया गया कि भैया कोई पैसा वैसा नहीं लेके जाएगा, क्योंकि पैसा होगा ही नहीं तो ये लूटेंगे क्या, क्योंकि इनका 2 एजेंडा था, लूटना भी है, निपटाना भी है। अच्छा, हवाला के 2 रीजन रहे हैं, एक तो ये थ्रेट है, हाँ। दूसरा है टैक्स। बिल्कुल, टैक्स तो बहुत बड़ी चीज है ना, तभी तो देखो हमारे देश में ट्रेडिंग में डब्बा ट्रेडिंग इतना क्यों चल रहा है, सिंपल सी बात है। वेट, डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है? तो डब्बा ट्रेडिंग वो होता है जो एक्सचेंजेस में नहीं हो रहा है। हम आज आप और मैं ट्रेडिंग करेंगे तो डीमैट बनाना है, पैन देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स करना है, ये सारी चीज़ें वो एक्सचेंज पे हो रहा है। एक्सचेंज पे हो रहा है तो सब कुछ पैन पे रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ सेबी के पास जा रहा है, सब पे टैक्स भरना पड़ेगा, एसटीटी सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड ना हो तो हमको टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा, कैश में अगर करना है। तो डब्बा सिस्टम में क्या होता है, यूजुअली हर फ्राइडे को सेटलमेंट होती है। ये बहुत इलीगल है, मैं किसी को भी नहीं कहूँगा इस चीज़ में पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, एड्स भी देखोगे फर्जी है, उन सारी चीज़ों से दूर रहो। बट ये लोग गुजरात, चेन्नई, नागपुर इधर बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्चुअली में डब्बा ट्रेडिंग का वॉल्यूम इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम से ज़्यादा है, जो ट्रैक ही नहीं करते हम। हाँ, नहीं ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, सेबी बहुत एक्शंस लेने की कोशिश करती है, बट ये लोग अपने तरीके निकाल लेते हैं। तो ये ग्रे मार्केट भी नहीं है। नहीं, ग्रे मार्केट भी नहीं है। ये सिंपल सा आप समझो ना कि आपने बोला कि भाई टीसीएस ऊपर जाएगा, मैं अगर डब्बा ऑपरेटर हूँ और आप एक डब्बा ट्रेडर हो, आप बोलोगे कि टीसीएस, तो आप कुछ नहीं, मैं एक रजिस्टर में बस लिख के रख दूंगा कि भानु ने टीसीएस खरीदा, कब खरीदेगा, प्राइसिंग हो गया आज की क्लोजिंग प्राइस, तो आपने आज की क्लोजिंग में खरीदा, अगले फ्राइडे तक अगर टीसीएस ऊपर चले गया तो जो तो भाई नेट होगा, हर फ्राइडे सेटलमेंट होगा, मान लो 10 पॉइंट बढ़ गया है तो 10 इंटू आपने जितने मेरे को लॉट बोलोगे मैं उसके हिसाब से आपको कैश दे दूंगा वहीं पे, क्योंकि आप प्रॉफिट में हो। लेकिन अगर आप नुकसान में हो, आपको फ्राइडे तक फ्राइडे मेरे को सेटल करना है। तो जितने दुकानदार होते हैं, जितने व्यापारी होते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई हम टैक्स तो वैसे भी नहीं भरते, तो हम उस चीज़ में सिस्टम में क्यों ही जाएं। क्या बात कर रहे हो? तो ये अपने दिल्ली के चांदनी चौक के व्यापारी भी हो सकता है मतलब वो क्या है, जिन्हें होता ही है, मतलब जिन्हें वो मार्केट समझ नहीं आ रही, या फिर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, या फिर अरे आप देखो ब्लैक ना है कि चांदनी चौक के काफी सारे व्यापारी जो सिर्फ कैश में ही काम करते हैं, हाँ। जो अकाउंट में पैसा लेते ही नहीं है। आपने कुछ दुकानदार को देखा, यूपीआई मत करो यार, ये अरे कैश ही दो, मना ही कर देते हैं। तो ये क्यों कर देते हैं, क्योंकि सारा पैसा ऐसे ही चलता है। अब इनकी भी तो इच्छा होगी ना पैसे बढ़ाएं, और पैसे शेयर मार्केट से बढ़ते हैं, ये तो बहुतों को पता है। और ये साले अखबार भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी ट्रैक करते हैं, ये शेयर मार्केट जानते भी हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि डब्बा ट्रेडिंग की सबसे खास बात है कि डब्बा ट्रेडर कभी भी आपको जीतने लॉन्ग टर्म में नहीं देगा। उसको पता है कि 90% से ज़्यादा लोग नुकसान करते हैं, इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। और अगर कोई ऐसा ट्रेडर आ जाए कि भाई वो फ़ायदा करने लग जाता है धनाधन धनाधन, या तो उसका अकाउंट बंद करवा देते हैं, और अगर वो बड़ा खेल रहा है और डब्बा ऑपरेटर को पता है इसके कारण मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे को देना पड़ेगा, तो वो एक दिन बोरिया बिस्तर बंद करेगा, सारे पैसे लेके भग जाएगा, जितने भी बाकी क्लाइंट्स के पैसे हैं वो लेके। यार डब्बा ट्रेडिंग से बड़े तो जुआ ही खेल लो यार। ये वो उसी तरीके का है, लास वेगस चले जाओ, गोवा चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये डब्बा ट्रेडिंग, तो इस तरह के इलीगल तरीके से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति डब्बा करते नहीं, मेरे को नहीं लगता वो इस रूट से जाते होंगे, क्योंकि उन पे और सोफिस्टिकेटेड रूट्स हाँ, उनका सोफिस्टिकेटेड है, बट ये वाली चीज़ मेरे हिसाब से वो लोग नहीं करते होंगे। ओके अभिषेक भाई, हमने स्विस की काफ़ी बात करी, स्विस अकाउंट की। क्या अभिषेक कर का स्विस अकाउंट है? यार ये जनता को क्या लगता है वो उनसे पूछ लीजिए, पता नहीं होगा यार शायद। तरीका क्या होता है स्विस अकाउंट, मैं खुलवा सकता हूँ? देखो, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो हो सकता है, लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नेटवर्थ होना चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपका ट्रांजैक्ट होना चाहिए। और क्या मैं भी अपने एंड से कुछ सीक्रेसी रखूंगा? रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, आप ही फंसोगे ना। अच्छा हाँ, मैं खुद ही वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्यों बकरा बनना चाहोगे, सिंपल सी बात है। सो अभी बीच में जैसे कुछ साल पहले खबर आई थी कि बच्चन साहब के घर पे अचानक से कुछ पैकेजेस आ गए, बहुत 30-40 लाख 50 लाख के गिफ्ट्स आ गए। तो खबरें ये चल गई थी कि भैया ये स्विस से आए हुए हैं, ऐश्वर्या राय के नाम पे भी आ गए थे। तो वो बोलेगा कि भाई कहीं ना कहीं शायद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उन्होंने घुमा फिरा के डरा वरा के बोले अपना सामान इधर ही उन्होंने वापस भेज दिया था। ऐसी किस्से आई हैं। पर ये अनयूजुअल है ये तो काफ़ी, मतलब कि अचानक से इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स कैसे जो उनने भी बोला कि हमको भी नहीं पता कहाँ से आए हैं। पावर तो है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के पास पावर रहती हैं। पावर देखो हमारे देश को 3 चीज़ें चलाती हैं, पावर, पैसा, पॉलिटिक्स, सिंपल सा है।
तीनों में से अगर आपके पास कुछ एक है तो बहुत बढ़िया, तीनों में से तीनों चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप एक कॉमन थ्रेड देखोगे, जिन सेलिब्रिटीज़ की आप बात कर रहे हो जो चीज़ें हटा देते हैं या कोई उद्योगपति हटा देते हैं, उनके पास ये तीनों चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल कनेक्ट्स होता है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी, या तो इनके घर से ही कोई एमएलए होगा या तो कोई आसपास के संविधान में होंगे, तो एक तो पॉलिटिक्स होता है। पावर इन द सेंस कि आईएएस वालों के साथ उठना बैठना हो गया, ब्यूरोक्रेट्स के साथ उठना बैठना हो गया, उनके साथ पार्टीज में देखा जाना लगता है। और तीसरा पैसा। पैसा तो बिकॉज एंडोर्समेंट्स के इतना पैसा ले रहे हैं, मूवी के इतने सारे पैसे ले रहे हैं। तो आपको ये तीन कॉमन थ्रेड दिखेगा। भारत में अगर किसी को आगे जाना है तो पावर, पैसा, पॉलिटिक्स के बिना वो नहीं जा सकता। 3 Ps ऑफ सक्सेस इन आवर कंट्री। तो ये जिसके पास है, तो सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास वो नहीं है। नहीं है, मेरे को भी ये फील होता उसके पास सिर्फ पैसा ही है, उसके पास इवन आप जो मेंशन कर रहे हैं अभी कुछ देर पहले हमने बोला साउथ के भी एक्टर्स आजकल टैक्स में आ जा रहे हैं। तो अभी जैसे हाल फिलहाल में एक एक्टर 300 करोड़ रुपए लिए हैं मूवी के, एक की तो बात हो रही है 500 करोड़ रुपए एक मूवी के ले रहे हैं। तो आप उनके भी अगर फैमिली बैकग्राउंड्स पे देखेंगे तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स है, आप ध्यान से देखो, उनके नियर बाय में है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पावर है, सारी चीज़ें, पैसा है। पावर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस। अगर किसी का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, दैट ऑल्सो फॉल्स इनटू पावर। तो इन द सेंस अगर आप देखोगे कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कॉमन इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डिबेट कि वो अगर कुछ बोलते हैं तो बवाल होता ही है, वो कर देते हैं कुछ भी करके, कुछ नहीं तो हिंदू मुसलमान कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो दीज आर 3 थिंग्स जो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ को हेल्प आउट करता है। सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पास वो नहीं है। नहीं है, मेरे को भी ये फील होता है। उसके पास सिर्फ पैसा ही है, उसके पास इवन आप जो मेंशन कर रहे हैं अभी कुछ देर पहले हमने बोला साउथ के भी एक्टर्स आजकल टैक्स में आ जा रहे हैं। तो अभी जैसे हाल फिलहाल में एक एक्टर 300 करोड़ रुपए लिए हैं मूवी के, एक की तो बात हो रही है 500 करोड़ रुपए एक मूवी के ले रहे हैं। तो आप उनके भी अगर फैमिली बैकग्राउंड्स पे देखेंगे तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स है, आप ध्यान से देखो, उनके नियर बाय में है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पावर है, सारी चीज़ें, पैसा है। पावर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस। अगर किसी का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, दैट ऑल्सो फॉल्स इनटू पावर। तो इन द सेंस अगर आप देखोगे कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, कॉमन इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द रिलीजियस डिबेट कि वो अगर कुछ बोलते हैं तो बवाल होता ही है, वो कर देते हैं कुछ भी करके, कुछ नहीं तो हिंदू मुसलमान कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो दीज आर 3 थिंग्स जो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ को हेल्प आउट करता है। ओके, वी टॉक्ड अबाउट दिस डब्बा ट्रेडिंग, थोड़ा कसिनो एंड ऑल। पोकर इज ऑल्सो वेरी चर्चित ओवर है। ओके, और पोकर से रिलेटेड लाइक हम कुछ डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, जो बता रहे थे कि एक विनर था। मैं तो बताऊंगा। व्लादिमीर करके एक बंदा था, 69 का एज है, पुटिन की बात कर रहा हूँ। 69, हाँ 69 मतलब मरने वाला है। पता नहीं जो भी है। तो क्या हो गया, व्लादिमीर करके एक बंदा था जिसको कोई भी पोकर के सर्कल में नहीं जानता था लास वेगस में। लास वेगस इज नोन फॉर लॉट ऑफ पोकर टूर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग। ये बंदा जाता है पोकर खेलने के लिए, जाता है वहाँ पर, जाता है, बैठता है एक टेबल पर, बैठता है, पहले बैट्स हारने लगता है और सीधे जाके मेन टूर्नामेंट पर बैठता है जहाँ पर सारे दिग्गज प्लेयर्स हैं जो 20-20, 15-15 साल से बड़े बड़े हाथ से खेलते हैं, करोड़ों से खेलते हैं। पर इस पर पैसा नहीं है। नहीं, पैसा है इसके पास, धीरे धीरे लगाता है, लेकिन हार रहा है, मतलब टाइम पास। जैसे सारे एक्सपर्ट लोग जो 15-20 साल से कर रहे देख के बता सकते हैं ना, तो नौसिखिया आ गया और बड़े टेबल पे क्यों बैठा है, तो लुट के जाएगा। उनके तो मजे ही है, हम तो पैसा कमाएंगे। अचानक से 1.5-2 घंटे बाद वो हार रहा है, अचानक से पूरी गेम पलटने लग जाती है, वो जीतना शुरू होता है। और जीतना ऐसा शुरू होता है तो पोकर वालों की एक आदत है, वो दूसरे के मूव्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिस में माइंडटेल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अच्छा, पहली बार ऐसा होता है कि 20-20 साल से जो बैठे हुए हैं, पहली बार इस बंदे को देख रहे हैं, वो बंदा खेले जा रहा है, अब वो मूव समझ ही नहीं पा रहे कि इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कोई हिंट ही नहीं है, मतलब ऐसे बैठ के ये वो ऐसा चल रहा है, ठीक है। फिर वो बंदा अचानक से जो भी उसने लॉस किया था 2 घंटे पहले, 5 मिनट में रिकवर करता है, अगले 15-20 मिनट में और पैसा कमाता है, रात भर तक वो खेलता रहता है, रात भर तक खेलता रहता है। 2-3 ये टूर्नामेंट चल रहा है, एक एक करके टेबल से जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो निकलते जाते ये लगातार जीतता है। और उसने शुरुआत करी हुई थी, अगर INR के हिसाब से बताएं तो 4 लाख रुपए से शुरुआत करी थी, ठीक है। और ये टेबल से उठता है 400 करोड़ बना के ओवरनाइट, 3 दिन में, 4 लाख से 3 दिन लगातार खेलता है, लगातार जीतता है। दूसरे दिन तक टीवी तक में आने लग गया, मीडिया कवर करने लग गई कि भाई कौन आया। अचानक से आप सोचो ना, अचानक से कोई बंदा आ जाए जिसको कोई नहीं जानता सर्कल में, और वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेलने लग गया है, और सब शॉक्ड है, टीवी सेलिब्रेट करती है, प्राइज लेता है, गायब हो जाता है 400 करोड़ लेके। तो ये जो हम बात करें पोकर का, तो इसके भी बड़े, और अब इंडिया में अगर बात करो तो ऐसे काफ़ी सारे किस्से गोवा में है। फॉर एग्जांपल कंटेक्स्ट के लिए बता दूं कि हमारे देश में गैम्बलिंग इलीगल है जी, सिर्फ 3 जगह पर ऑन वाटर्स अलाउड है। वन इज गोवा, वन इज दीव, दमन एंड थर्ड वन इज सिक्किम। इसके अलावा कहीं नहीं है। टोटल 20 लीगलाइज्ड कसिनोज हैं,
उनमें से 15 तो गोवा में ही है, गोवा में ही है। इसलिए आधी भीड़ गोवा में भी जाती रहती है। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वहाँ के लोकलाइट उधर के कसिनो नहीं जा सकते, ये बहुत कम लोगों को पता है। जो गोवा रहते हैं, अच्छा, क्योंकि उन्हें रोज का एक्सेस है तो लीगली नहीं अलाउड है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो नोस कि यहाँ पे लोग डूबते ही हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे लोग डूबे, बाकी आए पैसा दे के जाए। गोवा गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है, एनीबॉडी। और ये हर जगह रूल है। नेपाल में आप जाओगे तो नेपाल में भी जो कसिनो है, नेपालीज आर नॉट अलाउड टू गो ओवर देयर। अच्छा, थामेल के इधर जो कसिनोज है नहीं अलाउड है, इंडियंस ही जाते रहते हैं उधर, इंडियंस या बाहर वियतनामीज जो भी आ रहे हैं वो सब जाते रहते हैं, वो अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे भी कसिनो में ऐसे किस्से हैं, चाहे आप किसी में भी चले जाओ, डेल्टन चले जाओ, बिग डैडी चले जाओ, कोई से भी चले जाओ, टॉप वाला कोई से भी चले जाओ, रॉयल चले जाओ, तो वहाँ पे दिन दिन में इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कोई ना कोई टेबल पे कोई ना कोई बंदा या बंदी होता है जो दिन के, मेरे सामने ही एक जन थे, बढ़िया बैठे हुए हैं, उन्होंने डायलॉग भी मारा है, तो बढ़िया देख रहे हैं। अब थैंक्स टू शेयर मार्केट थोड़ी चीज़ें पता है कि इट इज़ ऑलवेज द कसिनो विच विंस। तो भैया 2000 रुपये में अपन खुश हो गए। वैसे 5000 कमाया था, फिर 3 गए। मैंने बोला देख अभिषेक 2000 है, इससे पहले कि तू लालची हो जाए निकल लेते हैं इस चीज़ से। क्योंकि इससे पहले मेरा एक इंसिडेंट रहा था जिसमें कि मैंने पहले 1.5 लाख रुपए कमाए थे, तब तो मैं निकल गया था। उसके अगले बार आया था 80,000 डुबाए थे। अच्छा, 1.5 लाख भी निकाले थे? 1.5 लाख निकाले, तो फिर मैंने बोला नेट प्रॉफिट तो खत्म है हर बार का। तो इस बार तो अपन ने छोटा ही, मैंने पहले बोला था मैं ज़्यादा चिप्स के साथ नहीं करूँगा, मैं आराम से, तुम लोग करो, मेरे को तो पता ही है क्या होना है इधर। तो मेरे साथ अपने ही कुछ म्यूचुअल दोस्त हैं 10-12, सारे 9 लोग हार के ही आए हैं। कोई 55,000 आ रहा है, कोई 11,000। पहले प्रॉफिट में थे। 55 ही हारा था वो बंदा भी, समझ गया बस उसी से मिलने जाना है अभी थोड़ी देर बाद। तो नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, हाँ नाम नहीं ले रहा, ये तुम गैस भी नहीं कर पाओगे, ये तो गैस नहीं कर पाओगे, बट वो समझ गए। तो सीन ये है कि टेबल में एक बंदा बैठा हुआ है, बढ़िया देखे जा रहे, खतरनाक, मतलब बढ़िया, बहुत बड़ा कोई रियल एस्टेट का बंदा था साउथ का, ठीक है। 1 करोड़ हारा है, 1 करोड़ रातों रात, आपके सामने की बात है। हाँ 1 करोड़ हारा है, दारू पिया है। जैसे 1 करोड़ हुआ, पैक के बारी आई, विस्की आई, पिया, समझा डायलॉग क्या मारा है, कोई बात नहीं, जो दिल्ली का फिर एक लाइन, एक वर्ड होता है, कोई बात नहीं, बीप, हाँ वही है, लोग समझ जाएंगे, कोई बात नहीं है। फिर खुद ही बोलता है कि कसिनो अगर कोई आता है ना तो वो जीतने के लिए नहीं आता, वो खेलने के लिए आता है। और उठ गया वो इसकी, तो थोड़ा मूवी वाला स्टाइल तो लगा, वो डीप भी लगी, लेकिन फिर मन में सोचा क्या ऊतिया बात करी थे बट फिर पता लगा जब बात करी, क्योंकि वो तो कसिनो के मैनेजमेंट वाज काइंड ऑफ माय फैन, दे ऑलरेडी न्यू मी। तो उधर से फिर बातों में पता करा, तो बोला अरे बंदा 6-7 हज़ार करोड़ का बंदा है, उसके लिए क्या है? तो बोला बहुत बड़ा व्यापारी, अलग अलग बिजनेसेस हैं ये, तो उसके लिए इट्स लाइक चिल्लर गिरा के चले गया। वो बोला ये बोले हर महीने आते रहते हैं, मतलब इट्स लाइक हिज यूजुअल थिंग्स। मेरे साथ ऐसा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, बट मेरा भी गोवा का ही था। मतलब एक बंदे की फ्लाइट थी सुबह 6 बजे की, वो रात को खेल रहा था और वो लगातार खेल रहा था, तो जीत रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स उन्होंने कहा इसको फॉलो करते हैं, जो ये लगा रहा है, ऐसा होता है ना, बहुत लोग करते हैं कि यार ये जीत रहा है, हम भी यही, उसने वहां रखा हम भी यही, हमने वो किया, फिर वो हारने लग गया। मेरे दोस्त भाई, मतलब हमारा तो बजट भाई 5-6 टाइप था, उन्होंने कहा हम भी एक्सपीरियंस करने गए थे, उन्होंने बैकआउट किया, फिर वो खेलता रहा हारता गया। अब वो लगातार हार रहा है। फिर मेरे ही फ्रेंड ने, क्योंकि अब तक हमारा थोड़ा बॉन्ड बन गया था, हम एक ही टेबल में बैठे थे बहुत देर से, तो हमने कहा भैया रहने दो, वो कह रहे यार मेरी फ्लाइट है, मेरा ये लेके आया हूँ ये मैं पूरे डाल दूंगा, चले जाऊंगा खाली हाथ, बढ़िया है। हाँ, तो लोग माइंडसेट बना के आते हैं, ले जाना ही नहीं मुझे वापस। तो वो जो हमारा 55,000 वाला, वो भी यही बोल रहा था उसमें कि मैं सोच के आया था इतना निपटाएंगे, उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड रखवा दिए थे। बोले भाई तू पूरी एक कंपनी बैंकरप्ट कर सकता है इधर जिस हिसाब से जा रहा है, तो पहले होटल में रखवा लिए थे। और इंटरेस्टिंग है, जैसे ये आपने ये वाली चीज बताई, वैसे ही एक और दोस्त था जिसको भी आप जानते हो, आप माइंड में सोच लो क्या कौन हो सकता है। तो वो 3 दिन से था गोवा में। अच्छा। तो 2 दिन वो अलग बढ़िया जीता है, बढ़िया पैसे वैसे कमा रहा है। तीसरे दिन अभी उसकी शादी भी हुई थी बीच में, चलो आप मैं पता नहीं समझ ही गया था ना। तो बस तीसरे दिन मैं रात के 3 बजे मैंने बोला मैं जा रहा हूँ रिसोर्ट में सोने के लिए, तुम लोग देख लेना, आ जाना। सुबह 6 बजे मैंने सबका पूछा, सभी लुटा के आए थे, तो पता ही था। इससे मुझे पता क्या सीन हो गया। बोले वो 3 दिन में जो कमाए वो भी गए। बोला चले गए? बोले हाँ, नेट 0 हो गया, नेगेटिव नहीं गया, नेट 0 हो गया। मैंने बोला अरे भाई क्यों, क्या हो गया? वही लालच आ गया, ग्रीड आ गया, तो हार गए। तो गोवा के तो बहुत किस्से होते हैं, आपके भी अगर होंगे तो बिल्कुल, इनके भी होंगे, कुछ शेयर करना यार। बिल्कुल इंटरेस्टिंग में लिख। वैसे तो गोवा की ट्रिप बहुत कम लोगों की हो पाती है, दोस्तों के बीच में प्लानिंग सबकी होती है, मटेरियलाइज बहुत कम लोगों की होती है। बट अगर आपकी हो जाती है तो आपने पुराने जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया। बिल्कुल। You're lucky in terms of that. बिल्कुल।
ठीक है, मतलब चलो उन पे इतने ऑप्शन है, बट सर हम पे तो एक ही ऑप्शन है, हमें तो डीमैट बनाना है और इन्वेस्ट करना शुरू करना है। कुछ चीज़ें बिना डीमैट के हो जाती हैं, कुछ होती हैं। अब वहाँ पे मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हम कहाँ जाएं, क्या चीज़ पकड़ें? जो पकड़ते हैं साला ऊपर होती है, सिल्वर नहीं पकड़ा था वो ऊपर चला गया, गोल्ड पकड़ा रहा वो अब यार मैं तो बोलूँगा ना, ट्रेंड फॉलो कर लो। ट्रेंड जो है चीज़ें यूएस में कुछ साल पहले हुई तो वो इधर होती है। 1980s में यूएस में प्राइवेट इक्विटी का कल्चर चला। ब्लैक रॉक जैसी कंपनी 1980s के आसपास ही, ब्लैक स्टोन की शुरुआत वहीं से हो रही थी 1980 से। कहीं ना कहीं वैनगार्ड की भी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो प्राइवेट इक्विटी जो उस समय पे यूएस में खुली थी, वही वाला ट्रेंड आ गया लास्ट 4-5 साल से। हमारे इधर प्राइवेट इक्विटी खुलने लग गया। देखिए, एक पब्लिक इक्विटी होती है, एक प्राइवेट। पब्लिक मतलब स्टॉक मार्केट में डालना, प्राइवेट मतलब जो स्टार्टअप्स में डाल रहे हैं, रीट्स में डाल रहे हैं, इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बहुत प्राइवेट। करना चाहिए भी, एक्सप्लोर शुरू करना बिल्कुल चाहिए। करना चाहिए, यही सही मौका है। तभी आप देखो हर बड़ा उद्योगपति कहीं ना कहीं प्राइवेट इक्विटी पे कर रहा है, और आज ये एक्सेसिबल है। देयर आर वेबसाइट्स, देयर आर प्लेसेस जहाँ के थ्रू लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो आपको अनकन्वेंशनल ये न्यू मीन्स को ट्राई करना चाहिए। आजकल ये रेगुलेट भी हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज इनको रन करने की कोशिश कर रही है। तो दैट इज़ नंबर 1, दैट इज समथिंग वो आपको करना। इसमें क्या क्या आएंगी? रिट्स हो गया, आपके प्राइवेट स्टार्टअप इन्वेस्टिंग हो गया, फ्रैक्शनल शेयर्स हो गए, इस तरह से मल्टीपल चीज़ें प्रॉपर्टी आ जाती है। फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप गोल्ड पे लगाओ, लेकिन डिजिटल में लगाओ। क्यों? फिजिकल अगर आप लेते हो चोरी का डर रहता है। जब आप ज्वेलरी के फॉर्म पे लेते हो तो उसमें मार्कअप लग जाता है, जो आपको रिफंड कभी भी नहीं होने वाला है। और आज अगर आप 24 कैरेट लेते हो, कल जब बेचने जाओगे तो 20-22 कैरेट का बचता है। तो सिंपल से आप डिजिटल लो। एसजीबी अगर ले लेते हो, जिसके चक्कर में भारतीय सरकार को 90 करोड़ का नुकसान हो चुका है, क्योंकि 2015 में इशू करने बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि 2015 में जब लाए थे उनको नहीं पता था कि गोल्ड भी इतना अप्रिशिएट करेगा और इतने लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो उसके चक्कर में नुकसान हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसको डिसकंटिन्यू करने का ही पूरा इरादा बना दिया। बट हाँ, आप एसजीबी में अगर आप जब नई ओपनिंग आती है तो उस पर आपको जो 2% का 2.5% का एक्स्ट्रा भी रिटर्न मिलता है, प्लस गोल्ड का एप्रिसिएशन भी मिलता है, डिजिटल भी रहता है। 8 साल का लॉक इन अगर रख लिया तो टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। तो आप बिल्कुल, या दूसरे तरीके के भी डिजिटल गोल्ड्स हैं, आप बिल्कुल ETF वगैरह हैं, आप बिल्कुल उस पर ट्राई कीजिए, लिक्विडिटी अच्छी रहती है। तो दैट इज अनदर वे। तीसरा तरीका है जिससे कि लोगों को कहूँगा, आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो पर्सनल प्रॉपर्टी से बेटर है कमर्शियल प्रॉपर्टी करो, रेंटल्स के हिसाब से कर रहे हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंटल यील्ड 6-7% जाते हैं हमारे देश में। कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंटल्स देते हो 1.5% का रेंटल होता है, उसमें प्लस टेनेंट ढूंढो, कभी बीच में कोविड आ गया तो 4 महीने खाली भी पड़ा रहता है, रिपेयर कराओ, स्टूडेंट्स को दे दिया तो वो डैमेज करके चले जाते हैं, ये सारा लैंडलॉर्ड को ही देखना पड़ता है, सिंपल सा। तो उससे बेटर है आप कमर्शियल प्रॉपर्टी करते हैं तो लीज अच्छी बनती है, काफ़ी टाइम के लिए मिलता है, पैसा बढ़ता ही रहता है। जो एग्रीमेंट्स रहता है, दुकान हो गई, बड़ा है तो आप बड़ी प्रॉपर्टी ले लो, जो भी आपके। आपने गोल्ड ही बोला, सिल्वर नहीं बोला? सिल्वर मैंने आज से 6-8 महीने पहले एक पॉडकास्ट में कहा था। तब तो फायदा होता। बिल्कुल, और लोगों को फायदा हुआ है बिल्कुल। तब कुछ लोगों ने मजाक बनाया, बट लेकिन जिन लोगों ने देखा बोले हाँ तो बिल्कुल। क्यों उठ रहा है सिल्वर अचानक? यार एक कंसोर्टियम हुआ था, कैलिफोर्निया में भी हुआ था, वेगस में भी हुआ था। तो उस कंसोर्टियम में बहुत सारे बड़े बड़े हेज फंड्स वाले आए थे, और हेज फंड वालों ने सीधे बोल दिया था कि भैया गोल्ड बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया, हमको सेकंड सेफ हेवन जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो सिल्वर है। तो यहाँ पे सारे बड़े लोग आए हुए थे जिनने क्लियरली बोला था कि हम सिल्वर में लगाएंगे। अब डिमांड सप्लाई का गेम रहता है, जब सब लोगों की डिमांड उसमें बढ़ी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जाना था। दैट इज़ नंबर 1। सेकंड था गोल्ड बहुत ज़्यादा टेक्निकल बेसिस पे ओवरबॉट हो गया था एक पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं सिल्वर पे एक ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि सिल्वर ने वो वाला रनअप नहीं दिखाया था जो गोल्ड ने दिखाया था, और सिल्वर को एक बेटर सेफ हेवन। तभी रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड वाले ने भी सिल्वर की बात करी थी। वो भी सपोर्ट करते हैं? वो भी, उन्होंने भी सपोर्ट करा था बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा। ये वाली चीज़, और शायद गोल्ड की इतनी यूटिलिटी नहीं होती जितनी सिल्वर। एग्जैक्टली, सिल्वर की यूटिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्ड, तो ये वाली भी चीज़ हो गई। एंड फाइनली अगर कोई और एक एसेट क्लास जिसपे कि आपको करना है, देखो अगर आप यंग हो तो आप बिल्कुल मिड कैप इन्वेस्टिंग कीजिए। स्मॉल नहीं बोलूँगा, स्मॉल एंड पेनी स्टॉक थोड़ा रिस्की हो जाता है, बहुत सारे जिनको एनालिसिस नहीं आता। मिड कैप आप सिंपल से आप समझो, अगर मिड कैप कल को जाके आपका ब्लू चिप बन जाता है तो आप फट गया फिर तो। आपने बढ़िया, आपको पूरे लाइफ में ना, शेयर मार्केट में आपको पूरी लाइफ में 100 शेयर नहीं पकड़ने हैं, 100 अलग अलग ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको केवल 2 अच्छे प्रॉपर शेयर को पकड़ के रखना है अच्छी क्वांटिटी में, वो आपको पूरा लाइफ सेट कर देंगे। आप उनकी साइकिल ही रीड कर लो, मेरे ख्याल से उन्हीं को समझ जाओ, उनके लिए क्या पॉजिटिव है, पूरी क्या तरीके से नेगेटिव है। डिकोड कर लो, अंदर ही घुस जाओ उनके बीच में। अगर है। आपने 2 भी पकड़ लिया ढंग के, आप लोगे 10 में से 8 नॉर्मल चलेंगे, सही वहीं के वहीं रह जाए, लेकिन वो 2 अगर चले गए। आपको हमेशा जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप स्टार्टअप इन्वेस्टर जैसा सोचो, वो 10 जगह पर इन्वेस्ट करता है, 2 बहुत तगड़े फट जाते हैं और उसी से वो पूरा पैसा कमाता है।
और इसके अलावा एक फाइनल एक रहेगा, क्रिप्टो में भी लोग अपना ध्यान दे सकते क्रिप्टो हैं। में हाँ, आए क्योंकि 2-3 यार, चीजें हम हो गई कंफ्यूज हैं। चलते हैं क्रिप्टो में तो। नहीं तो मेरा भी नेटवर्थ का 2% ही इन्वेस्टेड है, लेकिन मैं दूसरे लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको समझ में आता है। देखो क्रिप्टो में भी आप समझो पहले यूटिलिटी है कि नहीं है। यूटिलिटी इथीरियम की है, बिटकॉइन की है, इनकी होती है, मैटिक की थोड़ी बहुत है। तो इस तरह से सोलाना हो गया, इनकी थोड़ी यूटिलिटी मतलब ऐप बनाने में यूज हो रही है, किसी चीज में यूज हो रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल्स में यूज हो रही है। यूटिलिटी है तो लो, आप जाके ले लोगे वो कुत्ता वाला कॉइन ले लोगे, बिल्ली वाला कॉइन ले लोगे, तो वो तो पंप एंड डंप ही है। आज वो तो ट्वीट से ऊपर नीचे ट्वीट से ऊपर नीचे कोई पता नहीं कोई इंसान है पागल सा वो कर देता है ऐसा ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप अगर कर रहे हो क्रिप्टो में तो यूटिलिटी बेस्ड लो, वो वाला लो जिसकी लिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑथेंटिक लगते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया। इसलिए आप देखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा लेवरेज, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको इन्हीं एसेट्स के मिलते हैं। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया। बट इसमें भी मैं अगेन कहूँगा कि आप 24/7 इस पर ट्रेडिंग मत करते बैठो। अगर करना है तो हॉडलर बन जाओ। हॉडलर मतलब जो हम होल्डिंग बोलते हैं इक्विटी में, उधर हॉडलर बोलते हैं। अच्छा, वो इंट्राडे है क्या उनका? नहीं, हॉडलर मतलब पकड़ के बैठो कि भाई बिटकॉइन मेरे को लगता है इधर से पकड़ा बैठो और मैं 2 साल बैठ गया। असली पैसा तो बिटकॉइन में किसने लोगों ने बनाया है कि भाई जिसने 2008 में 9 में खरीदा, 2016 में बेच दिया, 2015-17 में खरीदा, फिर उसने 22-24। असली पैसा तो उनने बनाया ना। आपने कितने इंट्राडे ट्रेडर्स क्रिप्टो में सुने हैं जिनने बहुत अरबों बनाए? नहीं बनाया, यही लोग थे। तो इस तरह से अगर करोगे तो पैसा बनेगा। और ये ट्रेंड ऐसा था अभिषेक भाई कि कुछ टाइम पहले जो मेरे क्रिप्टो फ्रेंड जयपुर या ऐसी जगह में बैठ के अपना शांत बैठे थे, अभी वो दुबई में बढ़िया पूरा क्लब बुक करके पार्टी कर रहे हैं। आपने भी स्टोरीज देख ली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल देख लिए, क्योंकि हम तो यहाँ 15-20-21% में खुश हो रहे हैं। करेक्ट। उनको तो 2000% मिल रहा है। खतरनाक। बट वही है कि दूसरों से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए अपना। आप लोग अपना जर्नी खुद रखो। अगर आपको समझ आ रहा है तो करो। हाँ, समझ में आ रहा है तो करो। करेक्ट। अभिषेक भाई, विल एंड दिस पॉडकास्ट बट विद वेरी गुड नोट। अच्छा, ओके। सॉरी, नोट नहीं, ये पूरा शायद आप इसे एग्जैजरेट खुद ही करेंगे। ठीक है। कि एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें रियलिज्म में हैं क्या? हमें लगता है कई बड़े, कोई मेरे ख्याल से 3 लेट से हम सोसाइटी को ऐसे डिवाइड करते हैं। जो नीचे दर्ज वाले लोग हैं वो मानते हैं, बीच वाले हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि यार कुछ नहीं होता, यही तो मानते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि शायद ऊपर वाले लोग भी मानते हैं। और वो ऊपर वाले लोग कितना मानते हैं, वो कहाँ तक मानते हैं, वो क्या करते हैं। देखो सिंपल सा है, इसको बहुत ही आराम से संक्षेप में मैं बताता हूँ। हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े उद्योगपति की बीवी को देखा गया था, न्यूज़ चैनल्स ने बड़ा फ्लैश किया था कि एक कोई क्रिकेट का मैच चल रहा था, उसके पीछे वो ऐसे कुछ कर रहे थे, ठीक है। और उन्हीं उद्योगपति की बीवी को पहले भी देखा गया है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है उसके पहले उनने कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें करी हैं। अब यूजुअली इस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कोई सीक्रेट मंत्र है, कोई बीज मंत्र है, कोई इस तरह से चीज़ें, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि ये सारी चीज़ें हैं। JP मॉर्गन खुद ये चीज़ कह चुके हैं कि if you are a millionaire you need not to believe in astrology, if you are a billionaire they do believe in astrology। JP मॉर्गन इतनी मतलब सेंस वाली कंपनी और सेंसिबल बंदा जिसने चालू किया, उसने ये स्टेटमेंट दिया गया था। इसी तरह का कोई स्टेटमेंट था एग्जैक्ट, आप लोगों को आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो सीन था कि ये वाली चीज़ बोल चुके हैं। तीसरी चीज़ है, आप देखो कि 15 घंटे हर कोई काम कर रहा है, इंटेलिजेंस बहुत लोगों के पास है, रिसोर्सेज भी आज के समय बहुतों के पास है, बट सब कोई उस लेवल पे प्रैक्टिकल होकर क्यों नहीं पहुंच पा रहा? मतलब कुछ तो एज है, कोई तो बात है जो कुछ लोग शायद एडिशनल कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है कि आप बहुत बढ़िया पनीर बना लो, सब कुछ डाल दो, मसाला डाल दो, नमक डालना भूल जाओ, आपको पनीर पसंद नहीं आ गया, हल्का सा ऊपर से नमक डाल दो, आए हाय हाय मज़ा आ गया, आनंद आ गया। वो नमक की कमी थी। तो वो जो नमक है वो इनके लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ के और बिल्कुल एकदम एंड में क्रिटिकल मोमेंट पे होती है। मतलब मैच जब एक मोड़ पे जा रहा होगा तब वो किया जाएगा, जब बिजनेस किसी एक मोड़ पे होगा तब वो किया जाएगा। बिल्कुल। तो इसी चक्कर में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमने जैसे सेकंड पार्ट जब हमारा एक पॉडकास्ट आया था उसमें भी हमने बहुत एक्सटेंसिवली डार्क प्लस स्पिरिचुअलिटी इन सारी चीज़ों की बात करी थी। जी, नहीं देखा होगा तो लोग जाके देख सकते हैं वो वाली। तो वहाँ पर भी हमने इस चीज़ के बारे में बात करी कि इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, लोग बिलीव करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जस्ट बिकॉज कुछ एंटिटीज़ आई हैं जिन्होंने 1 का 10 बना के बोल दिया, उसके चक्कर में लोगों को बिलीव नहीं होता और उनके हिसाब से हर कोई फंदा फर्जी है, ये चीज़ निकलता है। दैट्स नॉट ट्रू। आप देखो बड़े बड़े उद्योगपति गुजरात में जाओ, आज भी वो पेंडेंट्स पहनते हैं, आज भी लॉकेट पहनते हैं, कुछ ना कुछ पहन रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा। अंधविश्वास आप कह सकते हो कि भाई 3 इडियट्स में बताया अंधविश्वास है, बट कुछ तो होगा, क्यों पहन रहे हैं ये लोग। सबसे ज़्यादा पैसा कौन से स्टेट में देख रहे हो आप? यार सही बताऊं, जो स्टेट कभी भी पेज 3 का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते। देखो मुंबई जाते हो तो पेज 3 का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, फाइनेंशियल कैपिटल हमेशा मुंबई को बोलते हैं, फिर दिल्ली आता है, बट सबसे ज़्यादा रियल ओल्ड वेल्थ है साउथ में, चेन्नई में।
अच्छा, मैं सोचा तो गुजरात नाम लेने वाले हैं आप। मैं चेन्नई आपने चेन्नई बोला? बिल्कुल। चेन्नई क्यों? इवन गुजरात में भी है, बट चेन्नई का ना सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस स्टॉप पे जाओगे, बस स्टॉप पे आप देखोगे एक लड़की है, नॉर्मल सी साड़ी पहनी हुई है, नॉर्मल से पोनी पहनी हुई है, एक फूल लगाया हुआ है, आपको लगेगा कि क्या, और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट कर रही है, वो एक बहुत बड़े बैंक की चेयरमैन होगी। वहाँ पे साइलेंट वेल्थ है, साइलेंट। महाराज वहाँ तो मेरा पूरा खाना हो गया था दिन का कुछ 300 रुपये में, और यहाँ पे 300 की और दाल आती आपके है। जब खाना खा रहे होगे, आपके साइड में एक बंदा बैठा होगा जिसने सिंपल सा फिल्टर काफ़ी ऐसा बुलाया होगा, आपको पता भी नहीं होगा उसके बैंक अकाउंट में 300 करोड़ भी होंगे। चेन्नई की एक खासियत है, चेन्नई का वेल्थ अगर आपको देखना है सिर्फ 2 तरीके से देख सकते हो। या तो आप इनके पॉश एरिया में जाके लग्जरी कार्स देखो, आपको दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्स दिखेंगी। ठीक है, चेन्नई में? चेन्नई में बिल्कुल आपको गुड़गांव से ज़्यादा दिख जाएंगे, वहाँ पे बैंगलोर से भी हो सकता है ज़्यादा दिख जाए, बिल्कुल छुपा के रखते हैं, बट हैं चेन्नई में वेरी रिच पीपल, वेरी साइलेंटली रिच पीपल। चेन्नई के भी तीन भाग हैं, एक बहुत स्पिरिचुअल भाग है जहाँ पर आपको सिर्फ टेम्पल्स, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स इन चेन्नई, सबसे प्यारे सबसे अनोखे टेम्पल्स आपको पुराने चेन्नई में, उसके डिजाइन्स भी अलग दिखेंगे, नॉर्थ के टेम्पल्स अलग दिखेंगे, चेन्नई के टेम्पल्स। एक एरिया दिखेगा तो बड़ा सस्ता, जो आप बोल रहे हो कि भाई वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर बाहर वालों को लगेगा, लेकिन बड़ा सस्ता है, डोसा खा रहे हैं, घी रोस्ट डोसा खा रहे हैं, वो सब है। और एक तीसरा है विच इज एलीट रिच बट साइलेंट, वो अपना इसके जैसा सोबो या साउथ दिल्ली वाला जैसा नहीं लगेगा, बट दे आर वेरी फिल्थी रिच। तो चेन्नई में अगर किसी की रिचनेस देखनी है, उसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप उनकी गाड़ियाँ जो अल्ट्रा रिच है, दूसरा इनकी शादियों में पहुँचो, दैट्स इट। अच्छा, कभी अगर आपको कोई बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंशियल दोस्त बने चेन्नई का, आप उनकी शादी में जाओ, आप जब उनका सोना ही देखोगे तो बोलेगा अरे यार इतनी की तो गाड़ी नहीं है जितना कि सोना पहन के आ जा रहा है। और वहाँ पे उनका रूप ऐसा होगा ना, नीचे धोती होगा, ऊपर चश्मा होगा 1.5 करोड़ का। वो ऐसे ही है, वो जो गले में लड़की ने माला पहनी होगी, किस्से तो सुने ही होंगे साउथ के, कितने होते हैं कि भाई 400 करोड़ की शादी है, 500 अरे जो दिल्ली एनसीआर की सारी लेडीज फेक ज्वेलरी होती है, यहाँ वो पे सब कोई उधर- ब्राइड रियल हाँ, सोना नहीं पहनती, उधर लेके सब रियल, वहाँ सब रियल होता है। सब रियल है। तो साइलेंट वहाँ पर वो पेज 3 वाला कल्चर नहीं है, वो स्विट्जरलैंड वाली चीज़ फॉलो करते हैं, हम लोग यूएस का फॉलो करते हैं, दिल्ली मुंबई में लोग फॉलो करते हैं इफ़ यू गॉट इट फ्लॉन्ट इट, वहाँ पे फॉलो करते हैं इफ़ यू गॉट इट हाइड इट। अच्छा, छुपाओ, क्यों? क्योंकि आप दिखाओगे तो जेलसी आनी है, तो फालतू में अपने जीवन में एंजॉय करो, काय को जेलसी पालनी है, सिंपल सी है। तो ये वाली चीज़ है, तो बिल्कुल साइलेंट और बहुत ज़्यादा वेल्थ है। गुजरात में भी है, अहमदाबाद में भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट साउथ में देयर इज सम सीरियस वेल्थ जो अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आप देखोगे इनफैक्ट, और वो सिर्फ इंडियन वेल्थ नहीं है, इसलिए आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो सऊदी प्लेसेस हो गए, अरेबिक प्लेसेस हो गए, ये जो पूरा बेल्ट है उसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के जा रहे हैं? साउथ के जाते हैं। साउथ के जाते हैं। मैकेनिकल ले लो, कोई भी इंजीनियर ले लो, तो वहाँ का भी पैसा आ रहा है ना, ये वाली भी चीज़ है उनके लिए, वो भी है। यस, तो दे हैव दिस एडवांटेज। तो उधर क्योंकि नॉर्थ साइड में जाते हैं, तो नॉर्थ साइड में मैक्सिमम पंजाबीज की अगर बात करें तो पंजाबीज तो एक ही जगह जाते हैं, कनाडा, मतलब बाहर मैक्सिमम वहीं पे चले जाते हैं, दैट इज द रियलिटी, क्योंकि उनको लगता है उधर काइंड ऑफ कम्युनिटी उनकी बन गई है। लेकिन ये वो वाला पैसा इतने वापस नहीं आता, इधर वाला पैसा वापस आता रहता है अरेबिक जगह से। तो चेन्नई हैज़ मल्टीपल एडवांटेजेस, अगले बार चलेंगे साथ में तो मैं दिखाता हूँ, चलेंगे और आपको भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बिल्कुल। होपिंग यू आर लाइक्ड इट। आपको कैसा लगा अभिषेक? मेरे को बिल्कुल पसंद आया, और ऑडियंस को अगर पसंद आया तो पार्ट 4 भी करेंगे। मार्केट के लिए कुछ और भी बताइए यार मार्केट तो देखो बहुत जाते जाते बिल्कुल मुद्दे के बोली है, तो अभी जो गिरा है तो कुछ भी नहीं है। टाइम स्पेसिफिक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज एग्जैक्ट टाइम केवल 2 लोग बता सकते हैं, एक भगवान और एक झूठा इंसान, तो उसके अलावा एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं बता सकता। तो सिंपल सा है, बहुत गंदा तरीके से गिरेगा। SIPs के लिए बहुत सही साल रहेगा, आप SIP करते रहिए, बट कृपया करके लमसम किसी भी समय पे या बोरोड फंड पे या बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव FNO मत कीजिए, वरना लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपका घर बिक जाएगा, और फिर आप भी उस कहानी का पात्र बन जाओगे कि तुम्हारे एक चाचा थे जिनकी पूरी पुश्तियाँ बिक गई थी, आप ही वो चाचा बन जाओगे या चाची बन जाओगे। तो कृपया करके इसका ध्यान। और आपकी बात इस पॉडकास्ट में होगी। बिल्कुल, हाँ, फिर आपकी 4th पार्ट में आपकी बात हो जाएगी। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू। थैंक यू। आशा करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं खुद अभिषेक भाई से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।